हाँ परसेंट नहीं है तो हाँ बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ नेट सेट निकालना बहुत बड़ी बात होती है। चलो थोड़ा सपना देखते हैं हम लोग आज। चलो क्या है किस चीज की तैयारी करें हम लोग? पर्यवेक्षक। ठीक है, प्रिपरेशन में पर्यवेक्षक का किस विभाग का पोस्ट है? इधर आ जाओ ना दीप्ति। ठीक है ना, विभाग का नाम क्या है हमारे पास? महिला एवं बाल विकास विभाग। होता क्या चीज है ये महिला एवं बाल विकास विभाग का पर्यवेक्षक? पर्यवेक्षक हेड होता है किन का? 3 लोगों का। एक होते हैं हमारे पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। कार्यकर्ता की हेल्प करती कौन? सहायिका। सहायिका के अलावा एक और क्या होता है हमारे पास? मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ठीक है, इन सब के ऊपर होता है सहायक परियोजना अधिकारी, जिसको बोलते हैं लोग प्रोजेक्ट ऑफिसर या असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। उसके ऊपर है आपके पास परियोजना अधिकारी, परियोजना अधिकारी या ऑफिसर। ठीक है, इससे बड़ा या जिले में सबसे बड़ा पोस्ट क्या होता है आपके पास? महिला एवं बाल विकास अधिकारी। महिला एवं बाल विकास अधिकारी, ये जिले की संरचना है। अब उससे भी है सबसे बड़ा हेड कौन आ जाता है वहाँ पे? कलेक्टर। लेकिन कलेक्टर को हम लोग सिर्फ न्यायालयीन के रूप में लेते हैं, बाकी चीज में नहीं। आपका हायरार्की क्या है? महिला एवं बाल विकास अधिकारी, फिर परियोजना अधिकारी, फिर सहायक परियोजना अधिकारी, उसके बाद पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक के नीचे तीनों रहेंगे। लेकिन देखा जाए अगर इसको क्रम में देखा जाए तो सबसे बड़े कौन रहेंगे हमारे पास? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, फिर उसके नीचे सहायिका, ये बड़ी है सबसे। उनके बाद ये, उनके बाद ये। क्यों? क्योंकि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रमोट होकर सहायिका बनेगी या तो ये बनेगी। क्लियर है? चलिए, हमारे सिलेबस में क्या दिए है? योजनाएं। किसकी योजनाएं? सबसे पहले क्या दिए? केंद्र की योजनाएं। ठीक है, दूसरा राज्य मद की योजना या राज्य द्वारा संचालित की योजना। ठीक है, तीसरा हमारे पास है अधिनियम। ठीक है, और उससे जस्ट ऊपर में क्या दिया? ICDS। ठीक है, मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, मतलब समेकित बाल विकास कार्यक्रम। ठीक है, स्कीम मतलब योजना। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगेगा। क्या स्टार्ट करें हम लोग? अधिनियम से स्टार्ट करते हैं। क्या है? अधिनियम पहला। अधिनियम के साथ साथ योजना करेंगे या तो GS मिक्सअप करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अच्छा, आप लोग वन स्टॉप सेंटर का नाम सुनो? वन स्टॉप सेंटर सुने हो नहीं सुने? ठीक है, थोड़ा जानो इन सब के बारे में। हमारे पास क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। कब की बात है ये? 1961। ठीक है, एक चीज और है हमारे सिलेबस में। ठीक है, दहेज प्रतिषेध नियम क्या है हमारे पास? 2004। 5 है क्या? 2004। ठीक है, अब एक चीज बताओ मेरे को, अधिनियम और नियम में क्या अंतर होता है? अधिनियम और नियम में नियम मतलब नियम। देखो, अधिनियम इन द सेंस क्या होता है, सुनो पहले। जब भी पार्लियामेंट में मतलब संसद में एक सदन से दूसरे सदन किसी कानून को लाया जाता है, पारित किया जाता है और लागू किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी अधिनियम को या नियमों कानून के दस्तावेज को, ठीक है, नियम या कानून के दस्तावेज को पारित करके, मतलब दोनों सदन से क्या करेंगे हम लोग? पारित करेंगे। उसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या करेंगे? पूरे देश में, राज्य में लागू करेंगे। वो हमारा क्या कहलाता है? अधिनियम कहलाता है। बट नियम क्या होता है? अगर कोई अधिनियम हमको ये शक्ति देता है,
जैसे कि मैंने क्या किया, हमारे राज्य में कानून बना कि निर्वाचन आयोग, ठीक है, मतलब निर्वाचन आयोग को यह शक्ति है कि निर्वाचन संबंधी कानून बनाए। तो कानून कौन बना रहा है यहाँ पे? निर्वाचन आयोग बना रहा है। उसको शक्ति कौन दे रहा है? निर्वाचन आयोग अधिनियम। हम लोग अभी क्या पढ़े थे? राहुल गांधी को क्या हुआ है, मतलब उसके संसदीय को समाप्त किया गया ना, वो एक प्रकार का क्या बोला जाता है, एक अधिनियम है। उस अधिनियम के तहत आपको जो शक्ति मिले वो क्या कहलाता है? नियम कहलाता है। ये दहेज प्रतिषेध नियम 2004 ये किसके द्वारा लागू किया गया? राज्य सरकार, मतलब ये क्या हो सकता है, इसका पूरा नाम छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध नियम 2004, और ये क्या आपका नेशनल है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। क्लियर है? हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अच्छा, नोट कर लिए ऊपर हेडिंग को। एक लाइन सुनना, हम लोग संविधान बनाए थे कब? 1950 में कंप्लीट हो गया था, 1950 से लागू कर दिए थे। लेकिन लागू करने के बाद हम लोग क्या किए, थोड़ा थोड़ा सुधार करते गए, अपने आप में सुधार करते गए। सुधार करने के साथ साथ हम लोग क्या किए, नियम बनाते गए। जैसे कि 1951 में हमें कुछ किसी चीज की कमी लगी। किसकी कमी लगी थी? भू सुधार का, ठीक है, इस समय नियम बनाए थे। तो 1961 की बात बोले जाए तो 1961 में ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया वो कौन से नंबर का है? तो कौन से नंबर का? 28वें क्रम का है, ठीक है। मतलब अगर पूछा जाएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ठीक है, उस वर्ष का या उस सत्र का कौन से क्रम का अधिनियम है, तो कौन से क्रम का? 28वें क्रम का। क्लियर है? एक सेकंड और सुनना, इसको पारित कब किया गया या राजपत्र में प्रकाशित? तो 20 मई 1961, ठीक। मतलब क्या बोला जाएगा? संख्या बोला जाएगा, अधिनियम की संख्या। तो आपका क्या हो जाएगा? 28वां। और पारित, पारित नहीं करते हम लोग, इसका बोलेंगे अधिनियमित बोलेंगे। अधिनियमित कब हुआ था ये? तो 20 मई 1961। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन नहीं बना, एकदम नया चीज है, क्वेश्चन बनने की संभावना है। लास्ट टाइम दहेज प्रतिषेध अधिनियम से 3 क्वेश्चन देखा हूं, फैक्ट डायरेक्ट यहीं से उठाकर। कर लिए नोट? इसको ऐसा लिख सकते हो आप लोग ना, 1961 के अधिनियम संख्या, 1961 के अधिनियम संख्या क्या रहेगा? 28वां। क्लियर हो गया यहां तक? अब इस अधिनियम में कुल धारा कितने हैं हमारे पास? कुल धारा कितने हमारे पास? 10। कुल धारा 10। जैसे कि आप नोट करो कुल धारा 10 करके। आपके पास क्या होता है, कोई एक हिंदी की बुक है, हिंदी की बुक में कितने चैप्टर है? 15 चैप्टर, 16 चैप्टर। वैसी ये हमारा एक बुक है जिनमें एक प्रकार का बुकलेट होता है जिसमें धारा या चैप्टर कितने हमारे पास? 10। कुल धारा हमने 10 लिखना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा संविधान की बात को समझोगे ना, या कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम के बारे में समझते जाओगे, एक चीज दिमाग में रखना, कोई भी अधिनियम हो ना, चाहे मैं क्या बोलूं, कारखाना अधिनियम, बाल मजदूर अधिनियम, या कोई भी अधिनियम, तो धारा पहला है ना, धारा फर्स्ट और धारा सेकंड, ये सभी अधिनियम में लगभग लगभग ना, बहुत एक आध दो अपवाद होंगे, लेकिन सब में क्या रहता है, ये दोनों धाराएं समान रहती। चलिए साइड हेडिंग डालिए धारा 1 करके। हाँ, मतलब 28वां नंबर नहीं, 1961 में बहुत सारे अधिनियम पारित हुए हैं, ठीक है, तो उसमें का ये 28वां नंबर का है। हो सकता है बीच में और प्रस्तुत किया गया, जैसे कि इससे पहले मैं कोई और अधिनियम लाया, वो पारित होना ना होना मेरी बात नहीं थी, ठीक है, लेकिन ये पारित हुआ कौन सा हुआ? 28वें क्रम का। 1961 का 28वें क्रम का अधिनियम कौन सा है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। हो गया? चलिए धारा क्रमांक 1, क्या पढ़ते हैं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम, धारा क्रमांक 1। धारा 1 में लिखना, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम
धारा एक संक्षिप्त नाम विस्तार, ठीक है, संक्षिप्त नाम विस्तार एवं लागू, ठीक है। मैंने क्या बोला था इससे पहले कि धारा एक धारा दो हमेशा समान रहता है। यहीं पे देखो, नोट नहीं करना इसको, पहले उसको डील करेंगे। धारा दो बोलते हैं आपके पास परिभाषाएं, परिभाषाएं, ठीक है। चलिए, तो धारा एक को हम डील करते लिखिएगा। संक्षिप्त नाम लिखना साइड हेडिंग डाल के इसके, संक्षिप्त नाम में लिखना इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, क्या लिखा, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है आपके पास, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। संक्षिप्त नाम जरूर बोला जाता है, लेकिन इसके नाम को ईयर के साथ लिखना क्या कहलाता है, संक्षिप्त नाम कहलाता है किसी भी अधिनियम का। जैसे मैं बोलूंगा पंचायती राज अधिनियम 1973, ठीक है, तो उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, पंचायती राज अधिनियम 1973। यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ठीक है। लिखे, लिखो उसको, हाँ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ठीक, ऐसा लिखते जाओ ना। इसके लिए फिर ये सबसे पहले संक्षिप्त नाम लिख दो, ठीक है। उसका दूसरा आपके पास विस्तार है, ठीक है, ठीक। इसका जो विस्तार है ना, विस्तार में एक चीज याद रखना, 1961 की जब बात थी तब जम्मू कश्मीर के साथ क्या था, अलग संविधान की बात थी, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा जब यह अधिनियम बना तो क्या यह जम्मू कश्मीर में लागू था, नहीं लागू था, लिखना इसमें डैश करके लिखना 1961, हाँ इसमें विस्तार में लिखिएगा। 1961 में जम्मू कश्मीर में लागू नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं, ठीक है। कब, 1961 में ना, ठीक। उसका लिखना 1961 में संपूर्ण भारत में लागू, ठीक है। फिर वर्तमान लिखना, वर्तमान संपूर्ण भारत में लागू, वर्तमान में क्या है आपका, संपूर्ण भारत में लागू है। चलिए, कहीं अटके क्या आप सुनंदा, ठीक है। लागू, यहाँ पे प्रारंभ भी लिख सकते हो ना, संक्षिप्त नाम विस्तार लागू या प्रारंभ, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है, हमने इसको क्या पढ़ा, संक्षिप्त नाम क्या है आपका, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, विस्तार क्या है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, 1961 की बात है, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू, पूरे भारत में लागू, ठीक है। अब इसका क्या लिखा, प्रारंभ या लागू, ऐसा करके लिखेंगे। तो कब से होगा, 20 मई 1961, 20 मई 1961 के परिपत्र के अनुसार संपूर्ण भारत में 1 जुलाई तक लागू। अब होता क्या चीज है कि एमपी वाला बोलेगा कि आज मेरे सूचना पता चला है, कल मेरे सांसद छुट्टी में,
मतलब विधायक छुट्टी में तो तुरंत लागू नहीं करूंगा, तो राज्य से लेकर केंद्र तक लागू करने के लिए क्या दिया गया था, 1 जुलाई तक का समय दिया गया था। कब तक का दिया गया था समय, 1 जुलाई तक। क्लियर है यहां तक? ठीक है, हमने धारा 1 पढ़ा, क्या संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू या प्रारंभ। तुरंत तुरंत दिमाग में रिकॉल करो, ज्यादा याद करने की जरूरत थी। ठीक है, चलिए अब धारा सेकंड या धारा दूसरा। धारा दूसरा मैंने क्या बोला, परिभाषा। इसका मतलब जितना भी आपको अधिनियम मिला उसका पहला अधिनियम क्या है, संक्षिप्त नाम, और धारा दूसरा हमेशा क्या रहेगा, परिभाषा। परिभाषाएं, ठीक। अब हमारे पास जो दहेज अधिनियम वाला जो टॉपिक है ना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम वाला, उसमें बहुत सारे परिभाषाएं नहीं है, केवल एक ही परिभाषा है। ठीक है, कौन सी परिभाषा, दहेज की परिभाषा। इसमें क्या है आपके पास, केवल दहेज की परिभाषा। मैं आपको इसके बाद जैसे कि क्या बाल संरक्षण अधिनियम पढ़ाया, बाल संरक्षण अधिनियम पढ़ाया, धारा 1 पूछा, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए बाल संरक्षण अधिनियम का धारा 1 क्या बोलेगा, उसका संक्षिप्त नाम बोलेगा, विस्तार बोलेगा, और क्या बोलेगा, उसका लागू या प्रारंभ बोलेगा। ठीक है, धारा 2 क्या बोलेगा, हमेशा उसके परिभाषाएं की बात करेगा। क्लियर है? चलिए, दहेज की परिभाषाएं, परिभाषा। ठीक, चलिए नोट करिएगा। इस अधिनियम में दहेज से तात्पर्य, दहेज से तात्पर्य कोई ऐसी संपत्ति, कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, या मूल्यवान प्रतिभूति से अभिप्रेत है। क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसा लिखना ना, अभिप्रेत है। ठीक, अभिप्रेत के सामान्य शब्द में तो अभिप्राय या मतलब। क्लियर है? अभिप्रेत के बाजू में क्या लिख लो, अभिप्राय करके। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अभिप्रेत है ना, जो विवाह के पूर्व कॉमा पश्चात कॉमा समय। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो दहेज है वो विवाह के पहले बात की बात है या उसी समय। ठीक है, डैश करके लिखना, पहला पॉइंट डालना ना, उसमें डैश करो, पहला पॉइंट डालो, लिखना उसमें विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को ठीक, एक लाइन हमारे पास क्या बोला कि कोई अमूल्य प्रतिभूति है। ठीक है, मतलब कोई मूल्यवान प्रतिभूति है ना। जो पहला लाइन क्या बोला कि एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, किसी भी पक्षकार के, पक्षकार मतलब क्या, एक वधु पक्ष वर पक्ष। ठीक है, किसी भी पक्षकार के माता पिता या अन्य किसी संबंधित व्यक्ति के द्वारा किसी भी पक्षकार को सुनो, अब मैंने क्या बोला, कोई मूल्यवान संपत्ति या प्रतिभूत। पहले में क्या बोला, एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार, या क्या बोला, पक्षकार के संबंधी या रिलेटिव। ठीक, पैरा चेंज करके लिखिएगा,
को, छूट गया क्या कुछ, को, पैरा चेंज करके नीचे लिखना को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। क्या मैं समझा पा रहा हूं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब, समझ पा रहे हो ना? ठीक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी गई या दी जाने के लिए किया गया करार। देखो इधर, करार इन द सेंस क्या होता है, वादा, या क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, एग्रीमेंट, ठीक है, या प्रॉमिस। ठीक, मतलब या तो आप दहेज दोगे या दहेज देने की बात के लिए प्रॉमिस करोगे, एग्रीमेंट करोगे। ठीक है, एग्रीमेंट या प्रॉमिस की गई है। ठीक, अब पूरा देखते हैं इस चीज को, की गई है तो नोट। देखो क्या बोला गया है, दहेज एक प्रकार का ऐसा वस्तु या संपत्ति है, ठीक है, या प्रतिभूति है, जो क्या करेंगे, एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देना रहेगा, या तो सीधा लड़के लड़की नहीं मांग के क्या करेंगे, उसके मामा फूफा ताया चाचा चाची जो भी मांगे, पक्षकार तो वही हुए, दो पक्षकार मतलब एक वर पक्षकार एक वधु पक्षकार, या तो वस्तु देगा या तो प्रतिभूति देगा या तो देने का वादा करेगा, प्रॉमिस करेगा, वो भी क्या कहलाएगा, आपका दहेज कहलाएगा। क्लियर है, एकदम कंफर्म ना? चलिए उसके बाद उसका पैरा चेंज करके लिखिएगा, परंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि, क्या बोलते हैं, देखो इधर, मुस्लिम स्वीय विधि, या इसे क्या बोलते हैं वो लोग अपने लैंग्वेज में, शरीयत, क्या बोलेंगे, शरीयत, ये शरीयत, मुस्लिम स्वीय विधि या शरीयत, क्लियर है, के माध्यम से दिए राशि में लागू नहीं होता, दिए राशि में लागू नहीं होता, क्योंकि इसे दिए राशि में लागू नहीं होता, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, दहेज नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं, मेहर बोलते, क्या बोलते हैं, मेहर बोला जाता है, क्योंकि इसे मेहर कहा जाता है। ठीक, परिभाषा समझ आया? क्वेश्चन पूछा जाएगा दहेज में क्या शामिल है, ठीक है, कार देना, अच्छा प्रतिभूति मतलब समझते हो क्या होता है दीप्ति, प्रतिभूति मतलब, ठीक है, प्रतिभूति मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पास प्रतिभूति निक्षेप मतलब जैसे कि स्टाम्प पेपर समझते हो, आप उसको मान सकते हो, वसीयत मान सकते हो, या क्या बोल सकते हैं, एग्रीमेंट करके मान सकते हो, उसको क्या बोलेंगे लोग, प्रतिभूति बोलेंगे, ठीक है, स्टाम्प, ठीक, स्टाम्प पेपर की बात करते हैं, ठीक है, तो वो दहेज की श्रेणी में आएगा, मेहर क्या आएगा, दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए धारा 3 लिखते हैं हम। अच्छा एक चीज और लिखोगे क्या, चलिए साइड हेडिंग डालना इसके बाजू में, प्रतिभूति लिखी लो। मैंने क्या बोला, मूल्यवान प्रतिभूति बोला, तो उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है, मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक, इससे तात्पर्य है कि जो भारतीय दंड संहिता
1860 के 1860 के धारा 30 में उल्लेखित है। धारा 1860 के 1860 के धारा 30 में उल्लेखित है। ठीक है, चलिए धारा 3, धारा 3, धारा 3 चलिए डैश करके लिखिएगा। दहेज देने, दहेज देने या दहेज लेने के लिए, दहेज लेने के लिए शास्तियां या शास्ती, दहेज देने या दहेज लेने की शास्ती, शास्ती। ठीक है, शास्ती का मतलब क्या होता है, आप लोग अपने लैंग्वेज में, शास्ती मतलब जुर्माना, शास्ती मतलब क्या, जुर्माना। ठीक है, चलिए लिखिएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दहेज लेगा, दहेज लेगा या दहेज देगा, दहेज देगा या दहेज लेने देने के लिए, दहेज लेने देने के लिए क्या करेगा, प्रेरित नहीं करेगा, क्या करेगा, दुष्प्रेरित। क्योंकि प्रेरणा क्या है आपका सही वर्ड है, और आप क्या करें उसको गलत में ला रहे हैं, क्या बोलते हैं, दुष्प्रेरित करेगा। ठीक है, अब हमने 3 कैटेगरी के बंदे देखे, या तो कोई लेने वाला, या तो देने वाला, या तो दुष्प्रेरित करने वाला। इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सजा देंगे। तो सजा में लिखेंगे, हो गया, नोट कर लिया यहां तक। देखो सजा में हमारे पास सबसे पहले क्या रहेगा, कारावास, पहला कारावास, और उसके जस्ट नीचे लिखना क्या, जुर्माना। क्लियर है, कारावास जुर्माना। आगे लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कारावास को। ठीक है, कारावास में लिखिएगा 5 वर्ष से अधिक, मतलब जिसको हमने दहेज देते देखा, या किसी ने प्रेरित किया, उसको सजा कितने वर्ष की होगी, 5 वर्ष, मिनिमम 5 वर्ष है। ठीक है, वो मैक्सिमम उनके ऊपर है। ठीक है, जुर्माना लिखिएगा। फिर जुर्माना बहुत आईएमपी ना, 15,000 से दहेज की राशि तक, दहेज की राशि तक। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में डिसाइड करना पड़ेगा कि या तो दहेज की राशि दे या तो 15,000 ले। तो क्या रहता है, दोनों में जो ज्यादा हो, नीचे लिख लेना, इन दोनों में जो अधिक हो, इन दोनों में जो अधिक हो वह जुर्माना लिया जाएगा, वह जुर्माना लिया जाएगा। ठीक है, देखो आप लोग सोचो, जैसे कि मम्मी पापा क्या करते हैं, वो टिकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पछर बोलते हैं ना, बोलते हैं ना पछर, नहीं जानते, आप जानते पछर, हाँ टिकावन पछर, जानते हो ना पचहर, ये जानो ना भाई, आपको छत्तीसगढ़ी शब्द भी पढ़ना है,
ठीक है, अगर आपके मम्मी पापा ने आपको दहेज में पचहर दिया तो क्या यह दहेज की श्रेणी में आएगा? बताओ, नहीं आएगा। देखो, एक चीज साइड हेडिंग डाल के लिखना, ये किसी चीज में आपको नहीं मिलेगा। हेडिंग डालना साइड में, वे भेंट, वे भेंट जिनमें जिनमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू नहीं होंगे। वे भेंट जिनमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू नहीं होंगे, ठीक है, उन्हें उन्हें अधिनियम के अधीन उन्हें अधिनियम के अधीन बनाए गए उन्हें अधिनियम के अधीन बनाए गए अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में रखा जाता है, नियमों में रखा जाता है, ठीक है, कॉमा, ये नियम राज्य सरकार ये नियम राज्य सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, हम लोग पचहर बोलते हैं। पचहर अगर टिकावन है तो उसमें क्या लगाएंगे हम लोग, कोई दहेज प्रताड़ना अधिनियम या दहेज प्रतिषेध अधिनियम नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या, जैसे कि चलो दोनों पॉइंट को लिखना, पहला पॉइंट फिर से लिखना इसके नीचे में, वे वस्तुएं जो वर या वधु के द्वारा बिना मांगे भेंट किए गए हों, बिना मांगे भेंट किए गए हों। अब ऐसा नहीं है ना कि बोलते नहीं कि कहीं जाते तो कार वार का डिमांड नहीं है, लेकिन बाइक दे दोगे तो मना नहीं करेंगे, वैसा नहीं है। ठीक है, उनकी मर्जी, मतलब मम्मी पापा की मर्जी, उनमें जो जो देना चाहते वो क्या कहलाएगा, दहेज नहीं कहलाएगा। कहाँ पे अटके आप, बिना मांगे भेंट स्वरूप दिया जाए, भेंट स्वरूप दिया जाए, ठीक है, मतलब वे वस्तुएं जो वर एवं वधु के बिना मांगे भेंट स्वरूप दिया जाए। दूसरा लाइन लिखना, परंपरा या रीति रिवाज के अनुसार, परंपरा या रीति रिवाज के अनुसार दी गई वस्तुएं, ठीक है। चलिए धारा 4, क्या लिखा धारा 4 में हमारे पास, दहेज मांगने पर शास्ति, दहेज मांगने पर शास्ति, ठीक है। इसमें डायरेक्ट लिखते हैं, मांगने वाला मतलब क्या, वर पक्ष ही मांगेगा, वर खुद न मांगकर उसके मामा चाचा रिश्तेदार जो भी मांगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, कारावास और जुर्माना। पहला क्या लिखेंगे हम लोग, कारावास, और दूसरा हमारे पास जुर्माना। तो कारावास में लिखना 6 माह से 2 वर्ष तक, 6 माह से 2 वर्ष तक, ठीक है। और जुर्माना में लिखना 10,000, ठीक है।
अब इसी के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, सेम सेम रहेगा, धारा 4 का, धारा 4 का इसमें लिखना दहेज संबंधी, धारा 4 का दहेज संबंधी विज्ञापन पर प्रतिबंध या पाबंदी, विज्ञापन पर क्या करेंगे, पाबंदी। ठीक है, इससे भी सेम क्या होगा, कारावास होगा, जुर्माना होगा, बस डेट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। कारावास लिखना, कारावास लिखना 6 माह से 5 वर्ष, 6 माह से 5 वर्ष, जुर्माना क्या हो जाएगा, 15,000। चलो सुनो, पहली बात, धारा पहला क्या बोला, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना या प्रारंभ होना। दूसरा क्या बोला, परिभाषा। तीसरा क्या बोला, देने वाला, लेने वाला या दुष्प्रेरित करने वाला। ठीक है, चौथा क्या बोला, मांगने वाला। चौथा का क्या बोला, विज्ञापन जारी करने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालना, धारा 5। आपके पास क्या है नेक्स्ट, धारा 5। इसमें लिखिएगा, जो हम लोग क्या करते थे, करार लिखना, आप लोग लाइन टू लाइन लिखना, दहेज संबंधी, दहेज संबंधी किया गया करार, दहेज संबंधी किया गया करार शून्य हो जाएगा। दहेज संबंधी किया गया करार शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे शून्य होगा, देखो मान लो जाए ए पक्ष बी पक्ष है, दोनों पक्ष के लोग देने के लिए राजी हो गए, और हो सकता है कि जो बी पक्ष है, मतलब जो वधु पक्ष है, वो देने में असमर्थ है, फिर भी उसने क्या कि अपने पूंजी वगैरह लगाकर दे दिया। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो ए और दोनों बी दोनों पक्ष के ना हो, कोई दूसरे पक्ष का हो, वो क्या कर देगा, शिकायत कर देगा कि इनकी शादी में क्या हुआ है, दोनों के बीच दहेज का लेन देन हुआ है। ठीक, अगर ऐसा कोई बात होता है या करार होता है, तो उस करार को शून्य कौन करेगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, दहेज प्रतिषेध अधिकारी करके। ठीक है, अभी दिमाग में बस रखना इसको। अब इसका नेक्स्ट लिखना, धारा 6। क्या लिखेंगे हम लोग, धारा 6। अब होता क्या चीज है, किसी ने शिकायत कर दिया कि हाँ इनके यहाँ दहेज लिया गया है। शादी के बाद भी शिकायत होता है, शादी से पहले तो होता है, बाद में भी होता है, समय में भी होता है। अगर ऐसा चीज, देखो छत्तीसगढ़ में जैसे बोलते हैं ना, किसी टिकावन में इतना है, जब तक किसी आमने सामने वाले को दिक्कत ना हो तब तक इसमें दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अगर किसी की दिक्कत हो गया, उसके बाद अगर बोलेगा कि मैंने तो दहेज 1 करोड़ दिया था, 1 लाख दिया था, 2 लाख दिया था, जो भी दिया था, तो उसको क्या करना, हमको वापस करना है। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें धारा 6 में, दहेज का, दहेज का पत्नी या, दहेज का पत्नी या वारिसों को, पत्नी या वारिसों को वापस करना या लौटाना, जो भी लिखो। ठीक है, चलिए इसमें लिखिएगा, यदि विवाह से पूर्व, यदि विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात, विवाह के पश्चात स्वयं स्त्री से, मतलब होने वाली वाइफ से ना, स्वयं स्त्री से या स्त्री पक्ष के, या स्त्री पक्ष के
संबंधी से दहेज प्राप्त किया हो तो स्त्री पक्ष या स्त्री पक्ष के संबंधी से दहेज प्राप्त किया हो तो दहेज प्राप्त किया हो तो 3 माह के भीतर 3 माह के भीतर लौटाना अनिवार्य है। 3 माह के भीतर लौटाना अनिवार्य है। छूटा क्या दीप्ति कहीं पे? ठीक हो गया। इसी में सेकंड पॉइंट और लिखिएगा, यदि स्त्री की उम्र या आयु यदि स्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो 18 वर्ष से कम हो तो 18 वर्ष होने के पश्चात 18 वर्ष होने के पश्चात 3 माह के भीतर 3 माह के भीतर लौटाना अनिवार्य है। लौटाना अनिवार्य है। ठीक है, फिर से वही बात, अनिवार्य लिखे। यदि नहीं लौटाया तो क्या होगा? कारावास और जुर्माना। फिर से वही कॉन्सेप्ट, क्या? 6 माह से लेकर कहां तक? 2 वर्ष तक लेने देने में किए थे ना, और क्या रहेगा? 10,000 तक का जुर्माना। हो गया। चलिए अनुच्छेद 7, सॉरी धारा 7। धारा 7 लिखते हैं, अपराधों का संज्ञान। धारा 7 क्या बोलते हैं? ये है ना आपको धारा 7, अपराधों का संज्ञान। ठीक है, चलिए इसमें लिखिएगा डैश करके, दंड प्रक्रिया संहिता। दंड लिखो इसमें, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार, ठीक है। संज्ञान मतलब क्या होता है कि आपको इसके बारे में सुन कौन सकता है, जैसे कि मैंने केस किया, ठीक है, तो उस केस का निर्णय कौन करेगा, किसके ऊपर निर्णय करने का अधिकार है, उसमें लिखते हैं ना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, क्या लिखा आप लोग? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार विचारण, ठीक है, 2 लोग करेंगे ना। पहला आपका महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है। दूसरा लिखना, पहला हमारे पास क्या रहेगा? महानगर मजिस्ट्रेट। मतलब महानगर मतलब क्या होता है? रायपुर क्या है आपका? महानगर है, ठीक है। क्या है हमारा? निगम, इसका हम लोग महानगर बोलते हैं। एक्चुअली में महानगर क्या हो जाएगा? दिल्ली, मुंबई, ठीक है, जो हमारे 4 महानगर है वो है। या इसके अलावा कौन? प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। 2 लोग सुन सकते हैं, कौन कौन? एक महानगर का मजिस्ट्रेट, दूसरा प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर है? मतलब जो केस की सुनवाई करेंगे उन कौन कौन करेंगे? या तो महानगर का मजिस्ट्रेट या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट।
ठीक है, चलिए धारा 8 मजिस्ट्रेट, क्या लिखेंगे नेक्स्ट हमारे पास? धारा 8। धारा 8 में लिखिएगा, नहीं बस उसको सुनवाई कौन करता है, संज्ञान को सुनवाई जानकारी कौन लेता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन ले सकता है? जिला न्यायाधीश ले सकता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट ले सकता है, प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश ले सकता है, या उपरोक्त सभी ले सकते हैं, ठीक है। कलेक्टर भी क्लास 1 होता है। चलिए 8 में लिखते हैं, अपराधों का कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय तथा जमानती एवं अशमनीय होना, ठीक है। देखो क्या बोला है, कुछ प्रयोजन में, मतलब ऐसा बोला जाता है कि आपने कोई अपराध किया, ठीक है, वो गैर जमानती होना चाहिए। मतलब आपने किसी का मर्डर कर दिया, क्या होता है कि गैर जमानती। समनी होता है ना, हम लोग देखा जाएगा इसको, तो ये ऐसा रहेगा यहाँ पे गैर जमानती, मतलब जिसमें आपको जमानत नहीं मिलता। समनी मतलब आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, आपके खिलाफ समन जारी किया जा सकता है, ठीक है, ये कोर्ट की भाषा है। तो क्या बोलेंगे कि कुछ मामले जिसमें क्या हो, ये संज्ञेय या ये अपराध या दहेज लेने की प्रक्रिया जमानती और असमनी होती, मतलब आपको जमानत भी मिलेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी कुछ मामलों में, ठीक है। इसको डील करके लिखिएगा, ठीक, लिखना, यदि दहेज प्रतिषेध अधिकारी उपयुक्त या उक्त मामलों के संबंध में संज्ञान ले तथा दुष्प्रेरणा का न पाया जाना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई दहेज प्रतिषेध अधिकारी के पास क्या कर दिया, हम लोग केस कर दिए, और वो केस करने के बाद दोनों पक्ष हाँ बोलते नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा बोला गया तो आपको न तो यहाँ पे जमानती होगा, मतलब जमानती होगा, क्या हो जाएगा, असमनी होगा, ठीक है। आपके पकड़ने के पश्चात जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है वो आपके घर में जाएगा, पूछताछ करेगा, छापा मारेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, धारा 8 का इसमें लिखिएगा, कुछ मामलों के सबूत के रूप में कोई व्यक्ति या गवाह हो सकते हैं। अब मान लो जाए, हो गया, देखो मान लो जाए लड़की पक्ष ने उधार लिया है, ठीक है। अब वो लड़की पक्ष और लड़का पक्ष बोलेंगे कि हम लोग दहेज नहीं ले रहे, लड़का पक्ष भी बोल रहा है हमने दहेज नहीं लिया, लड़की भी बोल रही कि हम लोग दहेज नहीं दिए, ठीक है। लेकिन अब वहां पर मुझे क्या करना है कि इस प्रथा को बंद करना है, तो बंद करने के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर वधू के पक्ष ने किसी से क्या लिया, उधार लिया, तो उस व्यक्ति ने गवाही दिया कि हाँ इस अमुक व्यक्ति ने इस कारण से मेरे पास क्या लिया है, उधार लिया, तो उस व्यक्ति को मैं क्या मानूंगा, वहां पे सबूत मानूंगा। क्लियर है? खैर ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, धारा 8 ख, ये महत्वपूर्ण है ना,
धारा 8 ख, धारा 8 ख, ये हमारा है दहेज, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, अधिकारी हाँ, ठीक है। डैश करके लिखना नियुक्ति राज्य सरकार, नियुक्ति लिखो धारा 8 ख, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। एक्चुअल में जब आप लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना, हम लोग किसको, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, सॉरी दहेज प्रतिषेध नियम 2004 को पढ़ेंगे, क्या होगा हमारे पास एक मुख्य होता है। मुख्य कहाँ पे रहेगा कि राज्य के, जैसे मुख्य सचिव होते हैं ना वैसी, उसके बाकी क्या रहेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिकारी। उससे पहले क्या रहेंगे, प्रमुख या मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी। क्लियर है? चलिए धारा 9 लिखना। अब 2 ठो ज्यादा नहीं हमारे पास। धारा 9, नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति केंद्र की होगी, केंद्र की होगी, परंतु परंतु इस नियम को, परंतु इस नियम को संसद में, संसद में यथाशीघ्र, यथाशीघ्र रखवाया जाएगा, यथाशीघ्र रखवाया जाएगा। इस चीज को अंडरलाइन कर लो। देखो क्या पूछा जाता है, कोई भी नियम कानून या अध्यादेश जब हम लोग पढ़ेंगे संविधान में, तो अध्यादेश को कब तक लागू, मतलब क्या क्या 6 सप्ताह के भीतर हमको क्या रखना है, सदन में लाना है। उसी प्रकार क्या है, इसको यथाशीघ्र, कोई डेट निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए धारा 10, हाँ यथाशीघ्र सदन के पटल में, सदन के पटल में रखवाया जाएगा। ठीक है, लास्ट है आपके पास धारा 10। ठीक है, ये जो धारा 10 है ना, पहले नोट कर लो फिर बताता हूं। लिखिएगा धारा 10, लिखिएगा इसके अनुसार, इसके अनुसार राज्य सरकार, राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध, दहेज प्रतिषेध नियम, नियम बना सकेगी, बना सकेगी। ठीक है, तथा इस नियम को, तथा इस नियम को यथाशीघ्र, यथाशीघ्र विधान मंडल में रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा? विधान मंडल में रखा जाएगा। ठीक, अब यहां पे एक चीज दिमाग में लगाना, जो हम लोग क्या पढ़ने वाले इसके बाद, दहेज प्रतिषेध नियम 2004 जो पढ़ने वाले हैं वो किसके तहत बना? धारा 10 के तहत बना। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मतलब इस धारा 10 के बारे में बता रहा हूं, क्या राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत नियम बना सकती? बिल्कुल बना सकती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य दहेज प्रतिषेध, दहेज प्रतिषेध नियम 2004 किससे प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के धारा 10 से प्रेरित है। क्लियर है? चलिए ये आज का टॉपिक यहीं तक। कौन सा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 क्वेश्चन करेंगे कल, और इसके बाद इसका आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। मैथ्स क्लास होगी ना भी इसके बाद?